हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 9 के समाज विज्ञान में हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के पहले टॉपिक को। चैप्टर का नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति और आज के पहले टॉपिक का नाम है सामाजिक परिवर्तन का युग। इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कंप्लीट कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन सामाजिक परिवर्तन का युग। ऑलराइट, शुरू किया जाए। सबने लाइक और शेयर कर दिया, चलिए चलते हैं। अब देखें, सामाजिक परिवर्तन का युग, बात कहां की हो रही है, किस कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, किस महाद्वीप की बात हो रही है? यूरोप की, क्योंकि चैप्टर का टाइटल क्या है? यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, द एज ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन का युग। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, यानी फ्रांसीसी क्रांति। क्यों हुई थी फ्रांसीसी क्रांति? कब हुई थी फ्रांसीसी क्रांति? कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 को हुई थी। और क्यों हुई थी? क्योंकि फ्रांस में लंबे समय से निरंकुश राजतंत्रीय या राजवंशीय शासन चला आ रहा था, जहां पर जनता के कोई अधिकार नहीं थे, सामाजिक विभाजन था, समाज के किन्हीं 2 वर्गों को विशेषाधिकार प्राप्त थे। समाज का तीसरा वर्ग आम जनता का था, जनसाधारण का था, जिसे कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं थे और उसे टैक्स भरना पड़ता था। टैक्स में वृद्धि भी कर दी गई। कई सारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का सामना उस समय फ्रांस की जनता कर रही थी, जिसके चलते फ्रांस की जनता का गुस्सा फूट उठा और फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हो गई। और अगर हम बात करें यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत की, तो यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है 14 जुलाई 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ऑलराइट, क्लियर? अब देखें भाई, सामाजिक परिवर्तन का युग यूरोप में कैसे आता है, कहां से शुरू होता है, क्या क्या परिवर्तन इस दौरान, इस एरा में हमें दिखाई देते हैं। देखें तो फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया। क्या बात कही गई है? सामाजिक क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावना का सूत्रपात कर दिया। जब 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की जनता सड़कों पर उतर आई थी और फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हो गई थी, वहीं से पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की चेतना जाग गई थी और सामाजिक परिवर्तन की चिंगारी जाग उठी थी। ऑलराइट, फिर बात आती है समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। फ्रांस में क्या था? फ्रांस की जो संरचना थी समाज की, वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। कैसे बटा हुआ था? सबसे पहले, जैसे अगर हम फ्रांसीसी समाज की बात करें, फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में उस समय बटा था। पहला वर्ग था आपका पादरी वर्ग, दूसरा वर्ग था कुलीन वर्ग और तीसरा वर्ग था आम जनता। ठीक है, इन 2 वर्गों को क्या थे? स्पेशल राइट्स थे, यानी कि विशेषाधिकार प्राप्त थे। और ये जनता जो है ये टैक्स देती थी, ये कर देती थी, इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, इनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। सामाजिक विभाजन बहुत गलत तरीके से था। तो समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण था? कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग का नियंत्रण था। और फ्रांसीसी क्रांति जब हुई तो उसके बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा था। ऑलराइट, और यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप, ध्यान से सुनिएगा आप,
इस लाइन को समझ लिया तो आपको समाजवाद और व्यक्तिवाद का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना है। व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों का स्वरूप कैसा होना चाहिए, हर एक व्यक्ति के पास कितने अधिकार होने चाहिए, क्या क्या अधिकार होने चाहिए, उस देश के नागरिकों को किस तरीके की आजादी प्राप्त होनी चाहिए, समाज की जो सत्ता है उस पर किसका नियंत्रण होना चाहिए, किसका शासन होना चाहिए, इस पर चर्चा छिड़ गई। क्योंकि फ्रांस में सामाजिक विभाजन जो है कुछ इस तरीके से था, जो कि गलत था। सामाजिक सत्ता पर पादरी वर्ग और चर्च का कुलीन वर्ग का नियंत्रण होता था स्पेशल राइट्स के साथ, और एक राजा हुआ करता था, ठीक है, वो निरंकुश हुआ करता था, यानी कि जनता को कोई अधिकार उसने नहीं दिए थे। तो अब जो समाज की सत्ता है वो किसके हाथों में होनी चाहिए? क्या उस समाज की सत्ता लोकतंत्री शासन व्यवस्था के देश के अनुसार होनी चाहिए, या फिर राजवंशी सत्ता के अनुसार, यानी कि पुराने ढर्रे पर जो फ्रांस का समाज चल रहा था, या यूरोप और एशिया के जिन देशों में पुराने ढर्रे पर आधारित सत्ता चल रही थी वही होना चाहिए क्या? ये सारे सवाल अब खड़े होने लगे थे, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति से लोगों को प्रेरणा मिलने लगी थी। ऑलराइट, भूमिका समझ में आ गई, बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया कि चैप्टर किस पर आधारित है। ऑलराइट, देखें आप, लेकिन यूरोप में सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, क्या है, यूरोप में सभी लोग सामाजिक परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वह चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे हो, एकदम से बदलाव ना हो कि सत्ता यूं से यूं पलट गई, स्वरूप इस तरीके से पूरा इस तरीके से पलट गया। ठीक है, परिवर्तन सभी चाहते थे, लेकिन परिवर्तन धीरे धीरे हो, छोटे छोटे परिवर्तन हो, इस तरीके का रूप चाहते थे। एक खेमा मानता था, एक खेमा यानी कि एक पार्टी या एक दल या एक समूह। ठीक है, खेमा का मतलब यहां पर क्या बताया गया है, एक समूह या दल या पार्टी या कुछ लोग, ठीक है, ये मानते थे कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। ठीक है, समाज का पुनर्गठन जरूरी है, सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उसका गठन फिर से होना चाहिए। ठीक है, फिर रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का, ध्यान से सुनिएगा, जब रूस में क्रांति हुई उसके फलस्वरूप क्या देखने को मिलता है कि समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। जब रूस में क्रांति हुई तो नए समाज का उदय हुआ और समाजवाद की धारणा, समाजवाद का कंसेप्ट सभी के सामने आया। ठीक है, तो जो समाजवाद का विचार था वो सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की एक श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। ऑलराइट, अब आप कहेंगे कि ये समाजवाद होता क्या है, समझ लें इस शब्द के अर्थ को भी। आखिर ये समाजवाद क्या होता है, देख लेते हैं भाई इसको भी। समाजवाद किसे कहते हैं? समाजवाद जब उस देश के सभी नागरिकों के अधिकार बराबर रूप से हों, उस देश में जितने भी उत्पादन के साधन हैं उन पर सभी का समान रूप से अधिकार हो, संसाधनों का समाज के सभी वर्गों में समान रूप से वितरण हो। ठीक है, अब देखो लिख के समझ लेते हैं। उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर सभी का अधिकार हो, संसाधनों का समाज के सभी वर्गों में, संसाधनों का समाज के सभी वर्गों में समान रूप से
वितरण हो। ऑलराइट, क्लियर हो गई बात? समझ में आया कंसेप्ट समाजवाद का? आखिर समाजवाद होता क्या है? यानी कि किसी एक व्यक्ति के हाथों में ही सारे अधिकार ना हो, व्यक्तिवाद का कंसेप्ट ना हो, समाजवाद का हो। समाज में जितने भी व्यक्ति रहते हैं सभी का उत्पादन के साधनों पर या उत्पादन के संसाधनों पर, जो भी रिसोर्सेस वहां पर उपलब्ध हैं, सभी का बराबरी से अधिकार हो। समाज का विभाजन गलत तरीके से ना हो। ऑलराइट, यहां तक कोई समस्या, कोई डाउट, कोई सवाल? जल्दी कमेंट करके बताना है। सब कुछ क्लियर हो रहा है क्या? एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जब तक समझ में ना आए तब तक लगे रहना है, जुटे रहना है, पढ़ते रहना है, ठीक है? और हाँ भाई, लाइक शेयर बराबरी से हो रहा है, हो रहा है ना? चलिए अब देखें। अब एक लाइन हमने अभी पढ़ी थी कि परिवर्तन तो सभी चाहते थे, लेकिन परिवर्तन के मामले में समाज के सभी वर्गों की जो है राय अलग अलग थी, ठीक है? सभी समूहों की राय अलग अलग थी। परिवर्तन तो चाहते थे लेकिन तीव्र परिवर्तन नहीं चाहते थे। तो तीन तरीके की विचारधारा या तीन तरीके का कंसेप्ट अब हमें दिखाई देता है, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। क्या है उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी? जानते हैं इसको, तीनों कंसेप्ट को जानते हैं, तीनों विचारधाराओं को जानते हैं। तो देखें, उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। उदारवादी कैसा राष्ट्र चाहते थे? उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले और बराबर जगह मिले। ऑलराइट, क्लियर है? फिर और क्या कहता था उदारवादी? सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। और क्या कहता था उदारवादी? उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। किसके विरोधी थे? वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे कि राजवंशीय शासन नहीं होना चाहिए। जैसे कि रूस में जार निकोलस द्वितीय का शासन था, फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था। तो ऐसा शासन नहीं होना चाहिए, वंश आधारित नहीं होना चाहिए। जनता चुनाव करे, अपना नेता चुने, ऐसा होना चाहिए, ठीक है? फिर उदारवादी और क्या कहा करते थे? वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे कि एक सरकार का निर्माण होना चाहिए और सरकार के सामने हर एक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो, हर एक व्यक्ति को अधिकार दिए जाएं और उन अधिकारों का कोई उल्लंघन ना करे, उन अधिकारों पर कोई अपनी नजर ना लगाए, उन अधिकारों को छीनने वाली कोई ताकत जन्म ना ले। एक ऐसी सरकार का जन्म होना चाहिए जो सभी व्यक्ति के अधिकारों को एक सा देखे, यानी कि कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर हों और सभी व्यक्तियों को बराबर से अधिकार मिले। ये बात कहता था उदारवादी समूह। उसके बाद देखें, उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने, ध्यान से सुनिएगा, कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने यानी कि उल्लंघन करने या अधिकार छीनने या अधिकारों को खत्म करने का कोई अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, जैसा कि राजवंशीय शासन में होता था। राजवंश की सरकारें कैसी होती थी? सारे अधिकार राजा के हाथ में, प्रजा का कोई अधिकार नहीं, और जो अधिकार प्रजा का है भी उसको भी छीन लेना। तो उदारवादी कहते थे कि राजवंशी सत्ता हमें नहीं चाहिए है, एक ऐसी सरकार का निर्माण होना चाहिए जिसमें कानूनों का निर्माण हो, कानूनों के सामने सभी व्यक्ति एक समान हो और सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिए जाएं। ऑलराइट, उदारवादियों की क्या विचारधारा थी, क्या कंसेप्ट था, क्या अवधारणा थी? समझ में आई बात? बढ़ा जाए आगे, चलिए अब देखें। यह समूह उदारवादियों की बात ही चल रही है। उदारवादी प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो। ध्यान से सुनना, एक एक शब्द का अर्थ समझाऊंगी, सभी को बने रहना है, जुड़े रहना है, कहीं भाग के नहीं जाना है, ठीक है? प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार। निर्वाचित का मतलब क्या होता है? निर्वाचित का मतलब होता है चुनी हुई सरकार। निर्वाचित का क्या मतलब है? चुनी हुई सरकार। सरकार कैसे चुनी जाती है?
सरकार कैसे चुनी जाती है भाई, कोई बताएगा? चुनाव के माध्यम से। भारत देश में आप सभी रहते हैं, चुनावों से परिचित ही होंगे। हमारे देश में लोकतंत्री शासन व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, जिसमें चुनाव कोई भी उम्मीदवार लड़ सकता है, जनता उसे वोट देगी और जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे, जिसकी मेजॉरिटी होगी, जिसका बहुमत होगा, वो बन जाएगा शासक, वो बन जाएगा नेता। ठीक है, तो इसी तरीके की सरकार के पक्ष में थे कि जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुने और वो प्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधित्व करे, यानी कि जनता को रिप्रेजेंट करे, जनता की मांगों को सुने और जनता की मांगों को पूरा करे। ठीक है, ऐसी सरकार के पक्ष में थे। और वो सरकार ना तो शासकों की होनी चाहिए और ना अफसरों के प्रभाव की होनी चाहिए, कि अफसरों का प्रभाव हो, नौकरशाही हो उसमें। ठीक है, किसी के दबाव में वो सरकार नहीं बननी चाहिए, एकदम फ्री होनी चाहिए। और एक और बात कही थी इनने, सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन चलाया जाए। एक न्यायपालिका की भी स्थापना करी जाए, न्यायपालिका जो कानून बनाती है उसी कानूनों के अनुसार शासन किया जाए। और अगर कहीं किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो न्यायपालिका उसे न्याय भी दिलाए। ऑलराइट, यानी कि भारत में जिस तरीके की शासन व्यवस्था का स्वरूप हमें दिखाई देता है, उसी तरीके की विचारधारा, उसी तरीके का कंसेप्ट हमें उदारवादी समूह का दिखाई देता है। ऑलराइट, लेकिन अभी तक तो लोकतंत्र दिखाई दे रहा है, यहां तक लोकतंत्र दिखाई दिया, यहां तक डेमोक्रेसी दिखाई गई है। ठीक है, लेकिन यह समूह लोकतांत्रिक था नहीं। अभी तो आपको लग रहा कि यहां तक तो ये पूरा का पूरा लोकतंत्र जैसी बात कर रहे हैं, लेकिन ये समूह लोकतंत्रवादी यानी कि डेमोक्रेट नहीं था। कैसे नहीं था? डेमोक्रेसी से किस तरीके से अलग थे ये? यहां तक तो लोकतंत्र दिखाई दे रहा है, लेकिन अलग कहां दिखते हैं ये देखो भाई। उदारवादी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों के वोट देने के अधिकार के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, हमारे देश में क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या कहता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये कहता है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हर एक व्यक्ति वोट देने के काबिल होता है और सभी वोट देंगे। लेकिन उदारवादी समूह क्या कहता था? यूरोप का उदारवादी समूह कहता था कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अब जहां सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं है, वहां लोकतंत्र क्या है? यहां तक तो इन्होंने लोकतांत्रिक बातें कही, डेमोक्रेसी की बात कही, लेकिन यहां से ये डेमोक्रेट नहीं दिखाई देते हैं। इनका क्या मानना था? इनका ये मानना था, सुनो भाई, अब वोट कौन डालेगा उसको ध्यान से सुनना। इनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। वोट का अधिकार किसे मिलना चाहिए? संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। जो व्यक्ति धनी है, संपन्न है, सिर्फ वोट वही देंगे। क्लियर हो रही है बात? क्या यहां पर लोकतंत्र दिखाई देता है, डेमोक्रेसी दिखाई देती है? नहीं, यहां तो दिखाई दिया है, यहां नहीं दिखाई दिया। ऑलराइट, अब क्या है? दूसरा समूह आता है रेडिकल। रेडिकल की विचारधारा क्या थी? रेडिकल का कंसेप्ट क्या था? जानते हैं अब इसको, ध्यान से सुनिएगा। रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। रेडिकल ने क्या कहा था? बहुमत पर आधारित सरकार होनी चाहिए। देखो भाई, एक एक पॉइंट इनका भी लिख लेते हैं। बहुमत के आधार पर सरकार या बहुमत की सरकार, यानी कि सरकार उसकी बननी चाहिए जिसको ज्यादा वोट मिले हो। बहुमत यानी कि बहुत सारे मत, बहुत सारे वोट, यानी कि मेजॉरिटी जिसकी हो उसकी सरकार बननी चाहिए। ठीक है भाई, ये बात ठीक है। फिर रेडिकल बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। रेडिकल ने क्या कहा था कि जो बड़े जमींदार हैं, संपन्न उद्योगपति हैं, उनको किसी भी तरीके के विशेषाधिकार नहीं प्राप्त होने चाहिए। अब देखो, यानी कि ये विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। किसके खिलाफ थे? विशेषाधिकारों के खिलाफ थे।
ऑलराइट, क्लियर है। और वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, ध्यान से सुनिएगा, निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। वो कहते थे कि सभी के पास अपनी निजी संपत्ति होनी चाहिए, हर व्यक्ति को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है, लेकिन वो संपत्ति समाज के सिर्फ कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित नहीं होनी चाहिए। अगर वो संपत्ति समाज के कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित होती है तो अमीर और ज्यादा अमीर होते जाएंगे, गरीब और ज्यादा गरीब होते जाएंगे, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो और ज्यादा बड़ी होती जाएगी। ऑलराइट, क्लियर हो गई बात। संपत्ति के संकेंद्रण के विरोधी। तीसरा पॉइंट क्या बनता है इनके बारे में, संपत्ति के संकेंद्रण के विरोधी। संकेंद्रण यानी कि संपत्ति कुछ ही लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, कि किसी के पास अरबों में पैसा है और कोई खाने को भी तरस रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, तो रेडिकल की क्या विचारधारा थी, समझ में आई आपको। बढ़े आगे, चलिए अब क्या है रूढ़िवादी, जान लेते हैं रूढ़िवादी को भी। रूढ़िवादी तब का रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ थे भाई। इनने कह दिया ना हम रेडिकल विचारधारा को मानते हैं ना उदारवादी विचारधारा को मानते हैं, हम अलग ही डायरेक्शन में जाते हैं। देख लेते हैं भाई, रूढ़िवादी यानी कि स्टेरियोटाइप, ठीक है। रूढ़िवादी शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रथाओं पर आधारित होंगे, पुरानी परंपराओं पर आधारित इनकी विचारधारा होगी, ठीक है। अपन कहते हैं ना कि वो व्यक्ति रूढ़िवादी है, ये पुराने समय से चली आ रही एक रूढ़ी है, एक परंपरा है, ठीक है। तो रूढ़िवाद का मतलब क्या हुआ, पुरानी परंपराओं एवं प्रथाओं पर आधारित। ऑलराइट, क्लियर। तो रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ थे, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति जैसे ही हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसे ही हुई, उसके बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे कि नहीं भाई, बदलाव जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है। और यह प्रेरणा इन्हें कहां से मिली, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मिली। फिर देखो 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे। 18वीं शताब्दी में आमतौर पर विरोध करते थे कि नहीं, परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जो चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए। रूढ़िवादी क्या चाहते थे, रूढ़िवादी ये चाहते थे कि जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, जो हमारा अतीत है, जो हमारा पास्ट है, जो हमारा भूतकाल है, उसका सम्मान करते हुए, ध्यान से सुनना, असल में ये क्या चाहते थे, रूढ़िवादी चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को ठुकराया ना जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। पास्ट को साथ में लेके चलना है, वर्तमान को स्वीकार करना है, लेकिन धीमे 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 स्वीकार करना है। परिवर्तन बहुत स्लो होना चाहिए, एकदम से परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पहले तो ये परिवर्तन का विरोध करते थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद इनके दिमाग में आया, इनकी आंखें खुली कि हाँ भाई परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन हमें अपने अतीत को साथ लेकर चलना है, उसका सम्मान करना है और परिवर्तन धीमे 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 करना है। ये विचारधारा थी रूढ़िवादी की, ठीक है। 3 विचारधाराएं जानी, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। क्लियर है, तीनों की बातें याद रहेंगी। मेन कंसेप्ट क्या था इनका, रूढ़िवादियों का मेन कंसेप्ट क्या था, अतीत का सम्मान करते हुए परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी हो, परिवर्तन की धीमी प्रक्रिया। ऑलराइट, यही था इनका मूल मंत्र, इस पर आधारित होना चाहिए सारे काम। क्लियर है, चलो भाई क्लियर है तो चलते हैं आगे। अब देखें,
अब जानेंगे औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। ठीक है कि यूरोप में उस समय औद्योगिकीकरण कैसे हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ, एक नए औद्योगिक समाज का, एक नई इंडस्ट्रियल सोसाइटी का निर्माण कैसे हुआ और समाज में उसके परिणाम स्वरूप क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जानते हैं इस बारे में। तो देखें, यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। जैसे ही यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है तो आर्थिक बदलाव भी देखने को मिलते हैं और सामाजिक बदलाव भी देखने को मिलते हैं। यह एक ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, क्योंकि नए नए उद्योग धंधे खोले जा रहे थे और जनता काम की तलाश में गांव से शहरों की तरफ जाती थी या उन क्षेत्रों की तरफ जाती थी जहां पर वो उद्योग लगाए गए हैं, वो इंडस्ट्री लगाई गई है, ताकि वहां जाके उन्हें काम मिलेगा। अब जनता वहां जाके काम करेगी तो वहां बस जाएगी, यानी कि रहने का साधन खोजेगी कि यहीं पर हम काम करेंगे, यहीं पर हम रहेंगे, खाएंगे पिएंगे। ठीक है, तो अब जब बहुत सारी जनता एक एक करके पहुंच रही है, वहीं पर बस रही है, तो नए शहरों का निर्माण हो ही जाएगा। ठीक है, तो यह एक ऐसा समय था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एरा ऐसा था कि नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे। ठीक है, नए नए औद्योगिक क्षेत्र लगाए जा रहे थे। रेलवे का भी बहुत तेजी से विस्तार हो चुका था, क्योंकि जहां उद्योग धंधे लगाए जाएंगे तो सबसे पहले रेलवे की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। क्यों पड़ेगी रेलवे की आवश्यकता? आवागमन के लिए, माल की ढुलाई के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो रेलवे का काफी विस्तार हो चुका था, औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। ऑलराइट, और औद्योगिकीकरण ने, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में लगा दिया था। हर एक व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, सभी के सभी व्यक्ति कहां काम करने लगे थे? सभी के सभी उद्योगों में काम करने लगे थे। ऑलराइट, और काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आ चुका था, औद्योगिक परिवर्तन तेजी से हो रहे थे, शहर बस रहे थे, औरतें, आदमी यानी कि महिलाएं या पुरुष या बच्चे सभी काम में लग चुके थे। ठीक है, नई नई जगहों पर जाकर बसने लगे थे, लेकिन उनके जो काम करने के घंटे थे, यानी कि काम करने की शिफ्ट जो थी, बहुत लंबी हुआ करती थी। ऐसा निर्धारित नहीं था जैसा कि वर्तमान में है कि आपको 8 घंटे काम करना है, ऐसा नहीं था। ठीक है, बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ता था और उसके बदले में मजदूरी बहुत कम थी, यानी कि पैसा बहुत कम दिया जाता था। जैसे मान लो किसी से 10 से 12 घंटे काम कराया जा रहा है, ठीक है, लेकिन पैसा उसको 6-8 घंटे के बराबर ही दिया जा रहा है। तो ये बात तो गलत हो गई ना? क्लियर हो रही है यहां तक की कहानी कि औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन कैसे हमें दिखाई देता है। चला जाए आगे, चलिए चलते हैं। चलिए, इसके बाद उस समय बेरोजगारी आम समस्या थी। बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि होती जा रही थी और औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने पर तो बेरोजगारी और बढ़ती जा रही थी। यहां पर हमने क्या देखा था? यहां पर देखा कि नए नए उद्योगों की स्थापना हो रही है, शहर के शहर बस रहे हैं, रेलवे का विकास हो रहा है, औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, सभी लोग काम में लग चुके हैं, लेकिन काम के घंटे यानी कि पाली बहुत ज्यादा है और मजदूरी क्या है, सैलरी क्या है, बहुत ही कम है। बेरोजगारी की समस्या उस दौर में बहुत आम समस्या थी, लोगों को आसानी से काम नहीं मिलता था और जब उद्योगों में बनने वाली जो वस्तुएं हैं उसकी मांग में गिरावट आ जाती थी, ठीक है, डिमांड में कमी आ जाती थी, तो बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ जाती थी, क्योंकि उद्योगों में उत्पादन तो उतना ही होगा जितनी मार्केट में डिमांड होगी। अब मार्केट में डिमांड नहीं है तो उद्योगों में उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन क्यों होगा, चीजें क्यों बनेगी? बाजार में बिक ही नहीं रही है, कम मात्रा में बिक रही है तो कम मात्रा में बनेगी, और जब कम मात्रा में बनेगी तो बनाने के लिए कम लोगों की जरूरत पड़ेगी, कम मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, तो कम लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, बात आई समझ में? तो बेरोजगारी उस समय आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने पर बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ जाती थी, लोगों को काम नहीं मिलता था। शहर तेजी से बसते जा रहे थे, फैलते जा रहे थे, ठीक है, इसीलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। शहर के शहर बसते जा रहे हैं, लोगों को शहरों में रहने के लिए जगह नहीं है, आवास की प्रॉब्लम है,
कि लोग रहेंगे कहाँ, और गंदगी भी रहती थी, साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। इन सब समस्याओं का सामना उस दौरान करना पड़ रहा था। उद्योग तो बस रहे थे, नए औद्योगिक समाज का निर्माण हो रहा था, लेकिन उस समाज में भी कई सारी समस्याएं देखने को हमें मिलती हैं। ऑलराइट, फिर देखें उदारवादी और रेडिकल। अब रूढ़िवादी की भूमिका नहीं पड़ेंगे, ठीक है। उदारवादी और रेडिकल की बात हम जानेंगे कि उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। कौन कौन? उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर जो मजदूरों की समस्या है उनको कैसे हल किया जाए, ठीक है। बेरोजगारी की जो समस्या है उनको कैसे हल किया जाए। तो उदारवादी और रेडिकल को क्या लगता था, जो समस्या के समाधान में जुटे हुए थे, उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो, ठीक है, और नागरिक पढ़े लिखे हों, तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है, ठीक है। अगर मजदूर स्वस्थ होगा तब वो काम करने के लिए जा पाएगा और काम अच्छे से करेगा। एक स्वस्थ व्यक्ति ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है। और नागरिक पढ़े लिखे हों, अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो काम को और अच्छे से कर पाएगा। यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर महत्व देने की बात उदारवादी और रेडिकल दोनों कर रहे थे। कौन कौन? शिक्षा और स्वास्थ्य। कौन से दो मुद्दे थे? एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य। यानी कि शिक्षित और स्वस्थ नागरिकों की बात चल रही थी। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हों तो जो औद्योगिक व्यवस्था है उसका पूरे तरीके से लाभ लिया जा सकता है, ठीक है। फिर उदारवादी और रेडिकल दूसरी बात क्या कहते थे? दूसरी बात कहते थे कि जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों का विरोध होना चाहिए। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकार, यानी कि जो स्पेशल राइट्स बाय बर्थ किसी एक समूह को दिए जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। विशेषाधिकारों का आधार जन्म नहीं होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। तो ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकार यानी कि स्पेशल राइट्स के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उदारवादी और रेडिकल दोनों क्या कहा करते थे कि हर एक व्यक्ति का अपना हर एक क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयास होना चाहिए, श्रम होना चाहिए और उद्यमशीलता होनी चाहिए। इन तीनों में विश्वास करते थे, ठीक है, परिश्रम में विश्वास करते थे। और इनकी तीसरी बात क्या जानने को मिलती है? इन दोनों की मिली जुली विचारधारा की बात कर रहे हैं, उदारवादी और रेडिकल की। तो तीसरी बात ये कहते थे कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, पर्सनल फ्रीडम दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले, जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, जिनके पास ऑलरेडी पूंजी है, कैपिटल है, पैसा है, उन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाए बिना, किसी भी प्रकार की रोक टोक लगाए बिना काम करने का मौका अगर उन्हें दिया जाता है तो समाज तरक्की कर सकता है। ऑलराइट, क्लियर हुई यहां तक की बात कि उदारवादी और रेडिकल की क्या मान्यता थी कि यदि हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले, जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। यानी कि अगर जन्मजात विशेषाधिकार किसी को प्राप्त हैं वो हटा दो, लोगों को शिक्षित करो, स्वस्थ नागरिक हो, ठीक है, सारी सुविधाएं लोगों को दी जाएं तो ज्यादा जल्दी और ज्यादा अच्छे से हर एक व्यक्ति खुद का विकास कर सकता है, सामाजिक विकास हो सकता है। ऑलराइट, क्लियर है। तो एक तो इन्होंने बात कही थी शिक्षा और स्वास्थ्य की, दूसरी बात क्या कही थी? जन्मजात विशेषाधिकारों का विरोध। जन्मजात विशेषाधिकारों का विरोध। ऑलराइट, क्लियर। और क्या? हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिले, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और क्या कहा था?
रोजगार मिले, रोजगार की बात कही, और प्रतिबंध ना हो, प्रतिबंध ना हो। इन सारी बातों के आधार पर हर एक समाज तरक्की कर सकता है, हर एक व्यक्ति स्वयं का विकास कर सकता है, और जब समाज के हर एक व्यक्ति का विकास होता है तो पूरे समाज का विकास होता है। ऐसी विचारधारा हमें उदारवादी और रेडिकल समूह की मिली जुली देखने को मिलती है। ऑलराइट, अब देखें अब क्या है। यूरोप में समाजवाद का आना, यूरोप में समाजवाद कैसे आया, कैसे शुरुआत होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो समाज के पुनर्गठन की संभावना यहां पर हमें देखने को मिलती है। किस तरीके से मिलती है, तो देखें, सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा कौन सी थी? समाजवाद। दूरगामी दृष्टि, दूरगामी दृष्टि से क्या मतलब है? जो सिर्फ आज का ना सोचे, ठीक है, बल्कि आने वाले भविष्य का भी सोचे। जो भी प्लान आपके देश में बनते हैं, ठीक है, जिस प्रकार की सत्ता आप चुनते हैं, जिस प्रकार की सरकार आप चुनते हैं, वो दूर तक देखने वाली हो, भविष्य को संवारने वाली हो। आप ऐसी योजनाएं बनाएं, ऐसी पॉलिसी बनाएं, ऐसी नीतियां बनाएं जो दूर तक सफलता आपको दिलाएं, ठीक है। तो वो दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा कौन सी थी? समाजवाद थी। क्योंकि समाजवाद किसकी बात करता है? समाजवाद बात करता है संपत्ति के समान वितरण की, आर्थिक और राजनीतिक रूप से। ध्यान से सुनिएगा फिर से, किस रूप से? आर्थिक व राजनीतिक रूप से, आर्थिक व राजनीतिक रूप से उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर सभी का अधिकार हो। यानी कि आर्थिक व राजनीतिक समानता की बात किया करते थे। आर्थिक, ओवरऑल कहा जाए तो आर्थिक व राजनीतिक समानता। ऑलराइट, ये कंसेप्ट था समाजवाद का। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो जब अगर किसी देश में आर्थिक व राजनीतिक रूप से उत्पादन के साधनों पर सभी का अधिकार हो, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सभी व्यक्ति समान हो, तो वो विचारधारा लंबे समय तक काम कर सकती है और एक लंबे समय तक एक समाज बहुत अच्छे से उस देश में निवास कर सकता है बिना किसी परेशानी के। ठीक है, क्लियर हो गई बात? फिर 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। यानी कि समाजवाद की गति धीरे धीरे यूरोप के समाज में बढ़ रही थी। समाजवाद के कंसेप्ट से लोग परिचित हो रहे थे कि आखिर ये समाजवाद है क्या। और कब 19वीं शताब्दी के मध्य तक ये विचारधारा आधे यूरोप तक फैल चुकी थी। ठीक है, समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। समाजवादी क्या कहा करते थे कि किसी भी व्यक्ति के पास उसकी निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। वो क्या कहते थे? उत्पादन के साधनों पर सभी का अधिकार हो, संपत्ति सभी में समान रूप से वितरित हो। क्या कहा करते थे? संपत्ति का वितरण सभी वर्गों में समान हो। इसलिए ये निजी संपत्ति के विरोध में थे कि समाज के कुछ व्यक्तियों के पास बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखा जाए तो अगर संपत्ति का केंद्रीकरण समाज के कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में होता है तो अमीर और ज्यादा अमीर होते जाते हैं, गरीब और ज्यादा गरीब होते जाते हैं। यानी कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। ऑलराइट, क्लियर? उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। इनका क्या कहना था? जो संपत्ति पर निजी अधिकार सभी को दिया गया है, ठीक है, वही सारी समस्याओं की जड़ है। क्योंकि संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में केंद्रीकृत है, देश गरीबी से पीड़ित है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है।
क्योंकि संपत्ति एक वर्ग के हाथ में है, कुछ लोगों के हाथ में है, लेकिन एक देश की बड़ी जनसंख्या एक बहुत बड़ी गरीबी से जूझ रही है। ऑल राइट, क्लियर। तो समाजवादियों ने कुछ इस तरीके से समाज के पुनर्गठन की संभावना को देखा। इनका तर्क था, क्या तर्क था? इनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है, ठीक है, जिससे दूसरों को भी रोजगार मिलता है। जैसे किसी पूंजीपति वर्ग ने, ठीक है, एक अमीर आदमी ने एक उद्योग खोला। अब वो उद्योग वो आदमी अकेले तो नहीं चला सकता, कई सारे लोगों को रोजगार देगा, रोजगार मिलेगा लोगों को, ठीक है। तो इनका यह तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति है जिससे दूसरे लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन समस्या क्या आती है? समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से मतलब रहता है। जो संपत्तिधारी व्यक्ति रहता है उसको क्या रहता है? सिर्फ मेरा फायदा हो, जो उसके उद्योग में और लोग भी काम कर रहे हैं जिन्हें रोजगार मिला है उनको फायदा ना हो, उनके जरिए हमें ही फायदा हो, ठीक है। ऐसा कौन सोचता है? संपत्तिधारी व्यक्ति। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। एक व्यक्ति के पास अरबों की संपत्ति है, ध्यान से सुनना, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझा रही हूं। एक व्यक्ति के पास अरबों की संपत्ति है, उसने एक बहुत बड़ा उद्योग लगाया। क्या वो व्यक्ति वो उद्योग अकेले चला सकता है? नहीं चला सकता। उद्योग में कितने काम होंगे? मान लो कपड़ा उद्योग लगाया, कितने काम होंगे? सबसे पहले तो आपको मशीनें खरीदनी होंगी, ठीक है, लाइसेंस लेना पड़ेगा कि हम ये उद्योग चला रहे हैं। उसके बाद आप अलग अलग स्टेप पे लोगों को रोजगार देंगे, उसके लिए एक मैनेजर भी रखेंगे, हर तरीके के लोग रखेंगे, ठीक है। मजदूर से लेके ऊपर तक की पोस्ट आपके लिए रखनी पड़ेगी, ठीक है। सबका अलग अलग काम होगा। कपड़ा बनाने के लिए कच्चा माल भी आपको चाहिए होगा। फिर उस कच्चे माल को एक कपड़े में कौन बदलेगा? कौन बदलेगा? सबसे पहले तो कपड़ा, प्लेन कपड़ा बनेगा, सूत बनेगा। उसके बाद अलग अलग डिजाइन के अलग अलग कपड़े बनेंगे। मान लो कि उस कारखाने में शर्ट अकेली बनती है, ठीक है, शर्ट बनती है। अब शर्ट बन गई, उसको कलर करना, उसमें बटन लगाना, उसके काज बनाना, अलग अलग साइज की शर्ट बनाना, अलग अलग लोग करेंगे, कोई एक अकेला व्यक्ति तो नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि उसके उत्पादन में जो संपत्तिधारी व्यक्ति है जिसने उद्योग खोला है, उद्योग में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, जो शर्ट बन रही है, उसमें योगदान किसका है? बाकी लोगों का। आपने तो खोल दिया, आपकी जो संपत्ति के जरिए आपने उद्योग खोला है, तो संपत्ति को उत्पादनशील कौन बना रहा है? एक प्रोडक्ट कौन बना रहा है जो प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है? एक मजदूर व्यक्ति। लेकिन वो पूंजीपति व्यक्ति क्या चाहता है? वो संपत्तिधारी व्यक्ति क्या चाहता है? कि मेरा फायदा हो, उनका फायदा नहीं देखता जो आपके पैसे को उत्पादनशील बना रहा है। ऑल राइट, जैसे कि हम बात करें, शर्ट का एग्जाम्पल लिया था, शर्ट के एग्जाम्पल की ही बात करते हैं। आप मार्केट में गए, 500 रुपए की आपने क्या खरीदी? एक शर्ट खरीदी, क्लियर है। अब 500 रुपए की आपने शर्ट तो खरीद ली, अब उस संपत्तिधारी को कितना मुनाफा होगा? कितना मुनाफा होगा? मान लो कि उस संपत्तिधारी व्यक्ति को 200 रुपए का मुनाफा होता है, 200 रुपए का मुनाफा होता है, 300 रुपए जो है उसके सब चीजों में लग जाते हैं, ठीक है। 200 रुपए मुनाफा हुआ, मान लो कच्चे माल में लग जाते हैं, उसके जो काज बटन होने हैं, रंग होने हैं, यानी कि रॉ मटेरियल में उसके 300 रुपए लग जाते हैं, 200 का उसको मुनाफा होता है। और 200 रुपए में से मजदूर को वो कितने पैसे देता है? मजदूर को मान लो कि वो 50 रुपए देता है, मान लो कि 50 रुपए देता है। अब 150 रुपए किसके पास गए? 150 रुपए किसके पास गए? सीधे सीधे, ठीक है। 500 रुपए की शर्ट है, 300 रुपए कॉस्ट आई उसकी, ठीक। 200 का उसमें मुनाफा हुआ, 200 में से 50 रुपए उसने किसको दिए? मजदूर को दिए। अब सीधे सीधे 150 रुपए किसके पास जा रहे हैं? उस पूंजीपति के पास जा रहे हैं। मुनाफा किसका ज्यादा हुआ? पूंजीपति का। मजदूर को कितना मिला? सिर्फ 50 रुपए, और इनको सीधा सीधा जो है 3 गुना मुनाफा मिल गया उसका, ठीक है। तो फायदा किसको हुआ? संपत्तिधारी को। क्लियर हो गई बात? चलिए अब देखें, समाजवादी बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया, ठीक है।
किस तरीके का अभियान चलाया? तो देखते हैं, समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। भविष्य को वो एकदम अलग तरीके से देखा करते थे। कैसे देखा करते थे? तो कुछ समाजवादियों को कॉर्पोरेटिव यानी कि सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। कॉर्पोरेटिव की अगर अपन बात करें, सामूहिक उद्यम की बात करें कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी में बहुत सारे लोग एक टारगेट पे काम कर रहे हैं, यानी कि सामूहिक रूप से काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेटिव होके काम कर रहे हैं, सहयोगात्मक काम कर रहे हैं कि सहयोग के साथ हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। ऑलराइट, क्लियर हो गई बात। फिर कॉर्पोरेटिव क्या है, एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। तो कॉर्पोरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलजुल कर चीजें बनाते थे। कॉर्पोरेटिव में क्या होता है, सामूहिक व्यवस्था में क्या होता है, मिलजुल कर किसी चीज को बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, और उसमें जो भी मुनाफा होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, उसको प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। ठीक है, उनने कोई भी चीज बनाई, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? अब मान लो कि काम करने वाले व्यक्ति 5 हैं। कितने व्यक्ति हैं? 5 हैं। अब जिस व्यक्ति ने जिस तरीके का काम किया उसके हिसाब से उसको आपस में पैसे बांट दिए। अब जैसे मान लो 5 व्यक्ति ने बराबरी से काम किया, तो भाई 20-20 रुपए जो है सब में बराबरी से बांट दो। क्लियर है? तो ये क्या हुई, कॉर्पोरेटिव विचारधारा, यानी कि सामूहिक विचारधारा, सामूहिक काम करने की विचारधारा। ठीक है, तो समाजवादी क्या कहते थे कि हमें सामूहिक रूप से उद्यम करना चाहिए, सामूहिक रूप से कार्य करना चाहिए, और जो भी मुनाफा होता है लोगों को कामों के अनुसार उस मुनाफे को बराबर बराबर बांट देना चाहिए। ऑलराइट, तो ये हो गई भाई कॉर्पोरेटिव विचारधारा। अब देखें, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की विचारधारा के बारे में जानने को मिलता है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स बहुत बड़े ये समाजवादी हुआ करते हैं। ठीक है, और अर्थशास्त्री भी थी ये। तो देखें, कार्ल मार्क्स 1818 से 1882 और फ्रेडरिक एंगल्स 1820 से 1895। इन्होंने समाजवाद की दिशा में कई सारे नए तर्क पेश किए थे कि आखिर समाजवाद होता क्या है, कैसा स्वरूप होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कार्ल मार्क्स के विचारों को। ठीक है, कार्ल मार्क्स का विचार क्या था इसमें? कार्ल मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। जो औद्योगिक समाज है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, वो कैसी है? पूंजीवादी समाज है। उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी है, बहुत ज्यादा कैपिटल है, बहुत ज्यादा पैसा है। कार्ल मार्क्स का ये सेंटेंस याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि किसने कहा था या ये किसका विचार था कि औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है। ऑलराइट, फिर फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है। जो फैक्ट्रियों में पूंजी लगी है उस पर किसका स्वामित्व है, उस पर किसका अधिकार है? पूंजीपतियों का अधिकार है, क्योंकि उन्होंने ही अपनी पूंजी लगाई है, पैसा लगाया है, और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। इन्होंने भी यही कहा, पूंजीपतियों का पैसा, मुनाफा किससे पैदा होता है? मजदूरों की मेहनत से। मजदूरों ने आपकी इंडस्ट्री में, आपके उद्योग में, आपके कारखाने में काम किया है, वहीं से आपका मुनाफा निकल के आ रहा है, वहीं से आपको पैसा मिल रहा है। ठीक है, मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे, यानी कि मजदूर वर्ग काम करता जाएगा, उसके हिस्से में 10 रुपए आएंगे, ठीक है, और पूंजीपति के हिस्से में 100 रुपए आएंगे। तो जब तक पूंजीपति वर्ग इसी तरीके का मुनाफे का संचय करता जाएगा, प्रॉफिट को इकट्ठा करता जाएगा, तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि 100 रुपए जा रहे हैं उस पूंजीपति की जेब में, और उसमें से मात्र 10 रुपए किसकी जेब में जा रहे हैं? मजदूर की जेब में। जबकि काम किसने करके दिया? मजदूर ने। आपकी पूंजी किसने बढ़ाई? मजदूर ने। आपका मुनाफा, आपका प्रॉफिट किसने कराया? मजदूर ने। और मजदूर के हाथ में क्या? 10 रुपए। क्लियर हो गई बात? तो ये विचारधारा थी कार्ल मार्क्स की। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना चाहिए। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि अगर मजदूरों को अपनी स्थिति में सुधार लाना है, ठीक है,
मजदूरों को भी ऊंचाइयों पर पहुंचना है तो मजदूरों को पूंजीवाद पर आधारित जो शासन है, निजी संपत्ति पर आधारित जो शासन है, उसको उखाड़ फेंकना होगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा था दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। ठीक है, कार्ल मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए जो पूंजीवादी वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, जो आपका शोषण कर रहा है, आपके द्वारा किए गए कार्य के मुनाफे को स्वयं रख रहा है, तो जिस तरीके से आपका पूंजीवादी शोषण हो रहा है और अगर आप उससे मुक्त होना चाहते हैं तो मजदूरों को एक अत्यंत अलग किस्म का समाज बनाना होगा, अपना एक अलग समाज बनाना होगा, जिसमें कैसा समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी कि सामाजिक नियंत्रण हो और स्वामित्व हो। इसलिए समाजवाद की विचारधारा क्या कहती है, उत्पादन के साधनों पर सभी का बराबरी से हक होना चाहिए। और उत्पादन कार्य कौन कर रहा है, मजदूर वर्ग कर रहा है। और मजदूर वर्ग को क्या मिल रहा है, कुछ नहीं, इतना भी नहीं मिल रहा कभी कभी तो कि वो 2 वक्त की रोटी भी खा पाए, जबकि उत्पादन में सबसे बड़ा हाथ किसका है, मजदूरों का हिस्सा है। आप घर बनवाते हो, बिल्डिंग बनवाते हो, आलीशान बंगले बनते हैं, बनाता कौन है, वो मजदूर बनाता है जिसका स्वयं का घर भी नहीं होता। वो एक झोपड़ी में रहता है और वो झोपड़ी भी ऐसी जगह पर बनी होती है कि कब सरकार आएगी और कब उस झोपड़ी को उखाड़ के फेंक देगी। क्लियर हो रही है बात? यानी कि पूंजीपति वर्ग का घर किसने तैयार किया, मजदूर ने। मजदूर को क्या मिला, झोपड़ी भी नसीब नहीं हुई। क्लियर हो रही है बात? तो मजदूरों को अपने एक अलग समाज का गठन करना चाहिए, इस तरीके के समाज का गठन करना चाहिए, ऐसा समाज बनाना चाहिए जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का सामाजिक नियंत्रण हो और स्वामित्व हो। जो भी समाज उस देश में रह रहा है, उस देश की संपत्ति पर पूरे समाज का कंट्रोल हो और स्वामित्व यानी कि अधिकार हो। ऑलराइट, कार्ल मार्क्स की ऐसी विचारधारा थी और मजदूरों के लिए कार्ल मार्क्स ने इस प्रकार का मैसेज दिया था। फिर उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी या कम्युनिस्ट समाज नाम दिया था। क्या नाम दिया था कार्ल मार्क्स ने भविष्य के इस समाज को, जिस समाज की वो कल्पना करते थे, साम्यवादी या कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया था। ऑलराइट, याद रहेगी बात? चलिए अब बात करते हैं समाजवाद के लिए समर्थन। क्या समाजवाद की इस विचारधारा को समर्थन मिला तो किसका मिला, कितना मिला, कब मिला, देखा जाए। देखें तो जैसे ही 1870 का दशक आता है, 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। ठीक है, 18वीं सदी के मध्य तक यूरोप के लोग समाजवाद को जान चुके थे और 1870 के दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाने शुरू कर दिए। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, एक संगठन बनाओ, एक नए समाज का निर्माण करो। तो उस समय यूरोप के 2 देश, इंग्लैंड और जर्मनी की बात करें तो इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठनों को बनाना चालू कर दिया था और संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने यानी कि मजदूरों के संगठनों ने कोष स्थापित करे और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। एक एक बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। पहली बात क्या हुई कि सबसे पहले तो इन्होंने संगठन बनाए अपने, और इन मजदूरों के संगठन में अगर किसी भी मजदूर पर कोई विपत्ति आती है, कोई संकट आता है, कोई परेशानी आती है, तो मजदूरों ने क्या किया, एक कोष बनाया। कोष यानी कि एक अकाउंट बनाया, ये समझ लो, और उसमें पैसे इकट्ठे करते थे कि अगर किसी भी मजदूर को, हमारे संगठन में जो भी मजदूर मौजूद है, उसको कभी भी किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो हम सब एक हैं, एक संगठन में है, एकता के अनुसार हम काम कर रहे हैं, तो उस मजदूर की मदद करी जाएगी। ठीक है, फिर इनके काम के घंटे बहुत ज्यादा थे, शुरू में ही हमने पढ़ा था, तो काम के घंटों में कमी करने के लिए और मताधिकार के लिए, क्योंकि इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। वोट डालने का अधिकार किसे था,
पूंजीपति वर्ग, संपन्न वर्गों को ही था। ठीक है, तो काम के घंटों में कमी करने के लिए और मताधिकार के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी कि वोट का अधिकार हमें भी मिलना चाहिए। ऑलराइट, क्लियर है बात? यानी कि मजदूरों का समाजवाद के लिए समर्थन हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और 1905 तक, कब तक? 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली। ठीक है, ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने क्या किया? अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी, लेबर पार्टी। किसने बना ली थी? कहां के समाजवादी थे और कहां के ट्रेड यूनियन आंदोलनकारी थे? ब्रिटेन के। ठीक है, इन्होंने अपनी एक अलग लेबर पार्टी बना ली थी 1905 तक। और फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी बन गई थी इसी तरीके की। क्लियर हो गई बात? तो फ्रांस के समाजवादियों ने और यूनियन आंदोलनकारियों ने भी अपनी एक सोशलिस्ट पार्टी बना ली थी। क्लियर है? यानी कि कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, संगठन में काम करो, पूंजीपति वर्ग को, संपत्तिधारी वर्ग को उखाड़ फेंको। क्लियर है? वो विचारधारा उनकी काम कर रही थी, यानी कि समाजवाद को समर्थन मजदूर वर्ग दे रहे थे। और इसी के साथ आज का ये सेशन कंप्लीट होता है, यानी कि इस चैप्टर का पहला टॉपिक सामाजिक परिवर्तन का युग यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी शब्द का मीनिंग भी अगर आपको समझ में ना आया हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपके हर एक सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में दिया जाएगा। ऑलराइट, तो मिलते हैं जल्दी ही अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे डेली की लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। सीबीएसई के साथ साथ दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कंप्लीट कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है। कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश। इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर एकदम फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मैग्नेट ब्रेन्स उपलब्ध है। आज के सेशन को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू सो मच।